1। प्रश्न नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का रेट अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे प्रश्न क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित दर है, मतलब रेट निश्चित फिक्स है, कांस्टेंट रहेगा रेट, और किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज SI के अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग SI बराबर फॉर्मूला जानते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है, SI बराबर क्या हो जाता है, PRT और अपॉन 100 हो जाता है। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, तो SI का फॉर्मूला हो जाता है। SI बराबर आप जानते हैं PRT और बट्टे का हो जाता है 100। तो एक बार रेट दिया है 4% और एक बार दिया हुआ 8%। और निश्चित दर है, मतलब रेट दोनों का कांस्टेंट है, दोनों का रेट कांस्टेंट है, और प्रिंसिपल भी बोला जा रहा है कि एक विशेष राशि के लिए, तो दोनों के लिए प्रिंसिपल सेम रहेगा। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो SI बराबर क्या जानते हैं, P, तो एक बार मान लेते हैं P रहेगा। R रेट देख रहे हैं, बोल रहे हैं कांस्टेंट है, निश्चित है, मतलब रेट दोनों का सेम रहेगा। और T एक बार लेना है आपको 4 साल, और नीचे कितना हो जाएगा 100। एक बार और दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों को रेशियो में लिखना पड़ेगा। फिर विशेष दर पर, मतलब प्रिंसिपल यही रहेगा, किसी विशेष राशि पर प्रिंसिपल सेम ही रहेगा, तो हो जाएगा PR कांस्टेंट है, और T एक बार कितना दिया हुआ है 8, और नीचे बट्टे कितना आ जाएगा 100। तो नीचे का नीचे से हट जाएगा, PR कट जाएगा, PR कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना हो जाएगा 8, तो 1:2। ये किसका आंसर हो गया, तो SI का, SI बराबर लगाए हैं PRT बटे 100, तो SI का रेशियो हो गया कितना 1:2। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो उम्मीद करेंगे ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप जानते हैं SI बराबर क्या हो जाता है PRT बटे 100। तो ये दो समय दिया हुआ है, एक बार समय 4 लेना है, एक बार 8 लेना है, और P और R दोनों फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो दोनों का रेशियो 1:2 हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। ये रहा फ्रेंड्स अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हम लोग आइए देखते हैं। बोला जा रहा है एक निश्चित राशि पर, यहाँ पर भी राशि कांस्टेंट है, देख लीजिए लिख दिया हुआ है, एक निश्चित राशि पर किसी दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः दे दिया हुआ है, देख सकते हैं 696.30 और 660 है। क्रमशः का मतलब होता है लगातार, यानी पहले CI बोला है तो ये हो जाएगा CI का वैल्यू, उसके बाद साधारण ब्याज बोला तो साधारण ब्याज होगा 660 रुपया। तो राशि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि SI जो होता है प्रत्येक साल का बराबर होता है, और CI ब्याज पर ब्याज लगता है। तो ये 1 साल के लिए रहेगा एक रहेगा 2 साल के लिए। तो आप बताइए साधारण ब्याज हमको कितना दिया हुआ है 660 रुपया, और हम क्या जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। तो देख सकते हैं कि 2 साल का चक्र साधारण ब्याज दिया हुआ है 660 रुपया। तो बताइए 1 साल में कितना होता होगा, 1 साल में होता होगा 330 रुपया, फिर अगला साल में भी 330 रुपया, चूँकि साधारण ब्याज बराबर होता है इसीलिए। तो 300 पहला साल होता होगा 330 और दूसरा साल भी 330, तब दोनों मिला करके 2 साल मिला के 660 चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद 1 साल का साधारण ब्याज निकालिए, चाहे 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। जब हम लोग फाउंडेशन पढ़ाते हैं तो वहाँ बताते हैं कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो 1 साल का साधारण ब्याज 330 है, तो यहाँ पर भी होना चाहिए 330 ही, क्योंकि 1 साल का CI निकालिए चाहे SI निकालिए दोनों बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 330 जो यहाँ लगा वह यहाँ पर 330 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ देख सकते हैं CI है कितना 696.30, तो यहाँ पर हो गया इन दोनों जोड़ने के बाद 660। तो यहाँ एक्स्ट्रा कितना आया है, एक्स्ट्रा आ गया है CI देख सकते हैं 360 और 330 और 330 660 से कितना ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है वह इस पर ब्याज लिया गया है, 330 पर ब्याज लिया गया है। तो हम लोग ज़्यादा कितना है यहाँ देख सकते हैं, तो 36.30 जो है वह अधिक है।
36.30 अधिक है। और ये रुपया जो मिला है, ये जो ब्याज मिला है वो किस पर, वो इस राशि पर मिलता है, इसके पहले वाला पर लगता है ना। और ये दोनों जो लगा है मूलधन पर लगा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग आराम से रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये वाला जो ब्याज मिला है किस पर मिला है, यानी 36.30 और गुने 100, रेट में चेंज करने के लिए गुने 100 और बटे मूलधन कितना हो जाएगा 330 रुपया। ये जो ब्याज मिला है वह 330 रुपया का ब्याज है। इसका मतलब ये मूलधन का काम करेगा, इसके लिए ये मूलधन है। तो यहाँ से हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो के साथ ये भी 1 जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यहाँ से 11 11 121। मतलब रेट हम लोगों को पता चल गया कि रेट क्या % से रहेगा। तो रेट दोनों का पता चल गया। जो निश्चित दर जो था वह 11% था, दोनों को 11% की दर से लगाया गया था। लेकिन रेट पूछा जाता तो बस यही उस सवाल का उत्तर हो जाता। लेकिन आपसे राशि पूछा जा रहा है कि बताइए वह राशि क्या है, यानी प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान है, सॉल्व कर लेंगे। आप बताइए रेट निकल गया कितना, रेट निकल गया, रेट मेरा फाइंड आउट हो गया 11%। और टाइम हम अगर 1 साल लेते हैं, टाइम अगर हम 1 साल लेते हैं तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, रेट इंटू टाइम, रेट और टाइम को गुना कर दिए तो हो जाएगा 11%। 11% क्या, 1 साल का। तो 1 साल में 1 साल का परसेंटेज होता है 11%, लेकिन 1 साल का वैल्यू कितना दिया है 330। तो 330 हो जाएगा इसका वैल्यू। और हमको 100% चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल हमको निकालना है। तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 330 किसका वैल्यू है 11 का, और गुने कितना हो जाएगा 1000। 11 33 और 1 जीरो, तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो 30 और 2 को जीरो और लग जाएगा। तो 3000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। रेट कैसे निकालें 11%, और 11% 1 साल में, तो रेट या टाइम को गुना करेंगे 11 × 1 तो 11% हो जाएगा। रेट में होगा, परसेंटेज में रेट होगा 11%, लेकिन वैल्यू में होगा 1 साल का कितना 330। 11% का वैल्यू 330, 100% का वैल्यू से प्रिंसिपल निकल जाएगा। उम्मीद करेंगे ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या कहा जा रहा है, आप देखिए बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 3 में, प्रश्न नंबर 3 बोला जा रहा है 5 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है 10। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी यही आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स 5 क्रमागत संख्या है और उसका औसत दिया हुआ है कि 10 है। तो कॉन्स्केटिव नंबर यानी क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा बीच का नंबर होता है। कॉन्स्केटिव नंबर जो होता है क्रमागत संख्या, उसका औसत हमेशा बीच का होता है ना। औसत हमेशा कहाँ का नंबर होता है, बीच का नंबर होता है। तो अगर 5 क्रमागत संख्या और उसका औसत दिया हुआ है 10, इसका मतलब बीच में ये रहता होगा। और हमको 5 संख्या पूछा जा रहा है, तो बीच वाली संख्या पूछा जा रहा है, तो बीच वाला पूछा जा रहा है, तो सवाल का उत्तर यही हो जाएगा, बीच वाला ही देखिएगा, बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा बीच का नंबर होगा। अगर सभी संख्या ज्ञात करना पड़ेगा तो ये बीच में रहेगा। 2 को इधर लिख दीजिए, 2 को इधर लिख दीजिए। 10 के बाद कॉन्स्केटिव बोल रहा है लगातार, 11 हो जाएगा, 11 के बाद 12 हो जाएगा, और इसके पहले 9 हो जाएगा, इसके पहले 8 हो जाएगा। अगर पांचों संख्या पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा 12 हो जाएगा, सबसे छोटी पूछा जाएगा 8 हो जाएगा, बीच वाला पूछा गया है तो 10 हो गया। तो यही आपके सवाल का भी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह यही आंसर है, बीच वाला पूछ रहा है। उम्मीद करेंगे पांचों संख्या हमने निकाल लिया। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, बड़ा छोटा बीच वाला, तो अभी फिलहाल ये वाला पूछा गया है। तो उम्मीद करेंगे ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या कहा जा रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है। कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल रहा है। मतलब जिधर से वो गाड़ी
जो है पार कर रही है, उधर से जिधर गाड़ी चल रही है उधर ही आदमी भी चल रहा है, व्यक्ति भी चल रहा है, पैदल चल रहा था। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था। केवल 100 मीटर तक ही दूरी को देख सकता है, और वो भी 4 मिनट तक और 100 मीटर की दूरी तक देख सकता था। तो आपसे पूछ रहा है कि गाड़ी की गति ज्ञात कीजिए कि गाड़ी की गति क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 100 मीटर दिया हुआ है डिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग स्पीड निकालते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर, 100 मीटर तक तो देख पाता है, और कितना मिनट में, 4 मिनट में। ये मीटर है और ये मिनट है, तो मीटर प्रति मिनट नहीं, इसको घंटा मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए, 60 से गुना कर दीजिए। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग, मीटर प्रति सेकंड स्पीड निकल गया। लेकिन हमको चाल जो दिया हुआ है देख सकते हैं सभी का सभी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो सबसे पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए यहाँ पर 100 है, 4 गुने 60 हो जाएगा है, ये है मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में ले जाने के लिए 18 ऊपर और 5 को हम लोग नीचे लिख लेंगे, 18 ऊपर और 5 को नीचे लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग काट देंगे इसको, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 20 बचे हो जाएगा यहाँ से 100, और 5 से काटिएगा तो ये 12 बार में कट जाएगा। तो 6 त्रिके 18 और 6 दूने हो जाएगा 12। इसका मतलब इसका चाल 3/2 किलोमीटर पर आवर हो गया घंटा में। लेकिन गाड़ी की स्पीड पूछा जा रहा है, गाड़ी का भी स्पीड पूछा जा रहा है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, गाड़ी की स्पीड ज्ञात कर दीजिए, गाड़ी का स्पीड। तो गाड़ी का जो रिलेटिव स्पीड था 3.2, ये तो पार करेगा ही पार करेगा, लेकिन उस आदमी को भी पार किया है। तो अपना चाल तो ये था पार करने के समय, लेकिन आदमी को भी चला है, मतलब आदमी से अधिक चला होगा तभी तो पार किया। तो इसको जोड़ देंगे तो 4, तो 6 और 3 9 हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो उम्मीद करेंगे ये भी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए आपको यह प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न को आप देखिए, बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका शीर्षलंब दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स, शीर्षलंब का मतलब हो जाता है हाइट, ऊंचाई। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है, शीर्षलंब दे दिया है 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल आपका नाम लिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और इसका हाइट दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ, हाइट दिया हुआ। तो हाइट का फॉर्मूला हो जाता है √3a/2। इसकी सभी भुजाएं को हम लोग ए कंसीडर कर लेते हैं, सभी भुजाएं ए हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई जब हम लोग निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है ऊंचाई निकालने का √3a/2। और इसका वैल्यू आपको दे दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया था, तो इसका वैल्यू जो अभी आपको देखें, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है यह कितना दे दिया था, 15 सेंटीमीटर। अभी आपने देखा कि इसका वैल्यू 15 सेंटीमीटर दिया था। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 15। यहाँ से क्या होगा, ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा यानी साइड निकल जाएगा। और जब साइड निकल जाएगा तो इसका हम लोग एरिया क्या निकाल देंगे, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से लगा लेंगे। तो पहले ए निकालिए यहाँ से। तो ये निकालने के लिए यहाँ पर √3 इंटू a/2, और इसको हम लोग 3 के रूप में तोड़ेंगे तो 5 इंटू √3 इंटू √3, क्योंकि एक 3 में 2 √3 छुपल रहता है। तो यहाँ से यहाँ सॉल्व कर दिए, और यहाँ से a बराबर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा √3। तो साइड निकल गया आपका 10√3। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिए, बैठा दीजिए। क्षेत्रफल पूछा गया है एरिया,
तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 10√3 और इसको 2 बार लिखना है 10√3। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको आप हटा दीजिए 2 बार में, इसको आप हटा के बना सकते हैं 5, इसको हटा सकते हैं 5 बार में। तो 5 × 5 25 और इस दोनों 3 के मतलब 1 3 75√3 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो एरिया हो जाएगा वह हो जाएगा कितना 75√3। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 75√3 लिखा हुआ है तो आप इसे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 75√3। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 से। प्रश्न नंबर 6 में आपको क्या कहा जा रहा है, देखिए एक समलंब का क्षेत्रफल 18 है। तो समलंब हम लोग किस प्रकार से सॉर्ट आउट करते हैं, समलंब जो इस प्रकार से होता है 2 साइड पैरेलल और 2 साइड हो जाता है नॉन पैरेलल। ये दोनों का दोनों साइड पैरेलल होता है, मतलब कितना आगे बढ़ाइए नहीं कटेगा, लेकिन ये दोनों साइड जो होती है नॉन पैरेलल, इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, ऊंचाई होता है समलंब का। तो बोला एक समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ, एरिया 18 दे दिया है, इसका एरिया आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, वर्ग सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई यानी 3 बोल दिया है पहले ऊंचाई, और इसकी आधार बोला है इसका आधार दिया हुआ है। तो आधार कितना है 5 दिया हुआ है। आधार कितना दे दिया है, एक ठो दे दिया है 5 दिया हुआ है। तो इसके समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस भुजा का ज्ञात करना, ये भुजा तो आपको दे दिया, एक भुजा दिया है, एक भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको एरिया दे दिया है, और समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2h इंटू a + b। a + b यहाँ क्या होता है साइड होता है, और इसके बराबर में दे दिया है आपको कितना 18। तो 1/2 का 1/2, और देखिए ऊंचाई आपसे दे दिया है 3, तो यहाँ लिख दीजिए आप 3। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है a के जगह पर एक साइड आपको दे दिया है 5, और एक b दूसरा साइड नहीं पता है, b को हम लोग मान लेते हैं नहीं पता है, तो उसको आप रहने दीजिए। अब यहाँ से सॉल्व कैसे कीजिएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ 5 + b बराबर हो जाएगा 12। तो b बराबर अगर आप निकालेंगे तो 5 उधर माइनस कर देंगे, तो 7 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर डी का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7, जो कि एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आइए हम लोग देखते हैं 7 नंबर। बोला जाता है a + 1/a का वैल्यू दे दिया है, माइनस का 30 दिया हुआ है। तो a के पावर क्यू + 1/a के पावर क्यू का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यदि a + 1/a बराबर अगर k दिया हो, तो जब भी पूछा जाएगा तो a के पावर क्यू + 1/a के पावर क्यू पूछा गया हो, तो यहाँ हम प्लस का देंगे, तो यहाँ जो दिया रहेगा वैल्यू उसका k का क्यू कर देंगे, और यहाँ माइनस कर देंगे 3 × k। यही फार्मूला है। अगर आप मेरे फार्मूला वीडियो में जाइए, हम आप पूरा डिटेल में बताए हैं। अगर ये +1 का वैल्यू k दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए जो दिया रहेगा उसका q और -3k कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग को इसका वैल्यू देखिए पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे k के क्यू की मतलब दिया कितना -30, इसका कर देंगे q, और माइनस का कर देंगे 3 × k का वैल्यू दिया हुआ है -30। तो आप इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए। इसका q है तो माइनस का हो जाएगा 27,000, 3 बार लिखेंगे तो, और ये माइनस और माइनस गुना में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये सवाल का उत्तर आखिर माइनस में आना है, और 2600 कुछ, तो माइनस में 2600 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनस का बचने वाला है 26,910, जो कि 90 चल जाएगा, और ये आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये भी प्रश्न आपको 7 नंबर अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से है, तो ये बहुत इजी है। आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको इसका वैल्यू पूछ रहा गया कि यदि cot थीटा = a/b हो, तो cos थीटा - sin थीटा और बटे cos थीटा + sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले cot थीटा का फॉर्मूला हो जाता है cos थीटा
बट्टे हो जाता है साइन थीटा, ये तो आपको पता ही होगा। r बराबर हो जाता है a/b। अब क्या करना है, देखिए कॉस का वैल्यू निकल गया कितना a, जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ वहाँ a बैठा दीजिए, और जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ b बैठा दीजिए। तो बस कॉस की जगह पर हम लोग बैठा देंगे a, माइनस साइन की जगह पर क्या बैठा देंगे b, और बट्टे कॉस की जगह पर a और प्लस साइन की जगह पर b बैठा देंगे। तो सवाल का उत्तर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस बी बटे a प्लस बी, a माइनस बी बटे a प्लस बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ही बिल्कुल सवाल का उत्तर हो जाएगा। प्लस फ्रेंड्स, आप ई मेथड आप कब नहीं लगा सकते हैं, जब नीचे में ये नहीं रहता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cot थीटा का वैल्यू cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और इसका वैल्यू दे दिया है इसके बराबर, तो cos की जगह पर ये और साइन की जगह पर भी यहाँ पर भर दीजिए, सवाल का उत्तर हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न में, 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का ही है, हाइस्ट एंड डिस्टेंस का। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोला जा रहा है 32√3 मीटर ऊंची एक टावर के शीर्ष से, एक टावर के शीर्ष से बोला जा रहा है कि एक टावर है, इस प्रकार से एक टावर है, और इसका ऊंचाई दे दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 32√3 मीटर ऊंची एक टावर के शीर्ष से, मतलब ऊपर से, एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री। एक देखिए अवनमन कोण है, यहाँ से देखने पर अवनमन कोण बन रहा है, इसका मतलब है एक भवन है, एक इमारत है, कोई भी इस प्रकार से एक इमारत ले लीजिए, इमारत ले लीजिए, इस प्रकार से है इमारत, तो इमारत होगा मान लेते हैं ये, और इस यहाँ से देखने पर इसके पाद मतलब नीचे यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से इसका अवनमन कोण जो बनता है, अवनमन कोण वह 60 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री है। तो आपको भी पता होगा, तो यहाँ से हम लोग मिला देते हैं, तो एक अल्टरनेट एंगल बराबर होने की वजह से अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, और हाइस्ट एंड डिस्टेंस केवल 90 डिग्री में ही संभव है। तो अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये ट्रायंगल है, तो यहाँ 180 होने के लिए यहाँ 30 तो बनना ही पड़ेगा। तो 30 डिग्री के सामने 1 का रेशियो होता है, √3 के सामने 60 डिग्री के सामने 1/3 होता है। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो टावर से इमारत की दूरी कितनी दूरी पर स्थित है। टावर देखिए, अभी टावर इसका नाम लिए थे, और इमारत देखिए इसको बनाए थे, यहाँ से यहाँ की दूरी बताना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, 1 का वैल्यू निकालना है, √3 का वैल्यू दिया है, 1 का वैल्यू निकालना है। यानी आप यहाँ जो देख रहे हैं 32√3 वह किसका वैल्यू है, √3 का, हमको निकालना किसका, 1 का है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो √3 कट जाएगा, 32 से आप गुना कर देंगे तो 32 मीटर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपको अच्छा आराम से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री के सामने होता है √3 और 30 डिग्री सामने हो जाता है 1, तो √3 का वैल्यू दिया हुआ और 1 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, बस बन गया। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आगे चलते हैं। ये प्रश्न आपसे बोला गया है, इस प्रश्न को आप देखिए, आपसे बोला गया है कि एक 10 नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि एक आसान सा प्रश्न है। एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, सब फ्रेंड्स इस प्रकार से एक समबाहुभुज बनता है, इस प्रकार से बहुत सारा भुजाओं वाला एक समबाहुभुज बना दीजिए, है ना, समबाहुभुज बना दीजिए। पूरा एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण अपने बहिष्कोण से 36 डिग्री अधिक है, अपने बहिष्कोण से इंटीरियर और प्लस एक्सटीरियर एंगल, एक होता है इंटीरियर एंगल और एक होता है देखिए बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर और प्लस एक्सटीरियर, इंटीरियर और प्लस एक्सटीरियर जोड़ के होता है 180 डिग्री। ये दोनों एंगल, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों को सम आता है 180 डिग्री। और आपसे बोल दिया गया है यदि इसके अंतःकोण बहिष्कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो मतलब इसको पहले ही 36 दे दीजिए, 36 डिग्री इसको दे दीजिए पहले ही, तो टोटल होता है जोड़ करके, ये दोनों जोड़ करके 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से अगर आप 36 को पहले दे दिए हैं तो इसको माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा इन दोनों को पहले बांट दीजिएगा बराबर बराबर भागों में। तो अगर घटा देंगे 10 में 6 चल जाएगा तो 4 बच जाएगा, 7 में 3 4 बच जाएगा, 144 बन गया, 144 डिग्री बच गया।
144 डिग्री में से 72 डिग्री आप इसको दे दीजिए और 72 डिग्री इसको दे दीजिए, तो देखिए एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री और देखिए इंटीरियर एंगल 72 से 36 अधिक होगा कि नहीं इंटीरियर एंगल। तो यही आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। 6 2 8 हो जाएगा और 7 और 3 10, 108 डिग्री इंटीरियर हो गया और एक्सटीरियर हो गया कितना डिग्री, 72 डिग्री। एक्सटीरियर कितना हो गया, 72 डिग्री। तो पूछा जा रहा है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड पूछा जा रहा है। तो साइड निकालने के लिए आपको पता है कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। तो अगर 360 को हम भाग लगा देंगे 72 से तो निकल जाएगा मेरा। तो यहाँ से आपको सॉल्व करने के लिए 36 से कम 36, 36 दूना 72 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो कितनी भुजाएं n निकल गया, तो 5 निकल गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ये डी आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो 360 को एक एक्सटीरियर से भाग लगा दीजिए तो कितनी भुजाएं होगा, 5 भुजाएं होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर इंटीरियर का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्मूला, यहाँ से भी निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180 और बटे n और बराबर में हो जाएगा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाएं तो इसके बराबर दे दिया 108। तो यहाँ से भी इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से भी आपको n बराबर आपको देखने को मिलेगा 5 ही आएगा। ये हम एक्सटीरियर का लगा के निकाल दिए, अब ये इंटीरियर लगाइए तो भी दोनों का सवाल का उत्तर सेम ही आएगा। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।